स्वागत है साथियों आप सब लोगों का प्रोफेसर की क्लास में। तो साथियों हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर में जितने भी क्षेत्रीय सहयोग संगठन थे, चाहे वो आपका ब्रिक्स था, चाहे वो आसियान था, सार्क था, है ना? तो उनके बारे में हमने यूरोपियन यूनियन था, उनके बारे में हमने अध्ययन किया कि कैसे वो सत्ता के एक नए केंद्र के रूप में और अ, आपका अमेरिका के विकल्प के रूप में वो उभर के सामने आ रहे हैं, है ना? तो वो क्या, अब हम यहाँ पे कुछ स्टेट्स के बारे में समझेंगे कि भाई कैसे कुछ देश एक सत्ता के केंद्र के रूप में और अमेरिका जैसी पावरफुल अर्थव्यवस्था के विकल्प के रूप में कैसे निकल के सामने आ रही है, तो वो हम समझेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 है और आप में से जो भी साथी लोग ये वीडियो देखें, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये 3 करने हैं, ठीक है ना? मैं नेट, सेट, जेआरएफ, पीजीटी, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम जितने भी हैं उनकी, और बीए, एमए, पोल साइंस करवाता हूँ। और साथियों मैं आपका पीएचडी स्टूडेंट हूँ, पीएचडी स्कॉलर हूँ। कहाँ पे हूँ? CSJMU यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के अंदर में, ठीक है ना? वहाँ पे मैं बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को लेक्चर भी देता हूँ। तो दोस्तों आज पार्ट 2 चालू करते हैं। पार्ट 1 हमने किया जिसके अंदर हमने ब्रिक्स, आपका यूरोपियन यूनियन, आसियान और आपका सार्क के बारे में समझा। अब हम समझेंगे कुछ स्टेट्स हैं वो कैसे ताकत के रूप में देखे जा रहे हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को ये चाहिए होगा पीपीटी मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को क्या होना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, या आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। क्या कीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7838280505। व्हाट्सएप करके आपको कोई समझना है, आपकी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है एजुकेशन से रिलेटेड, पर्सनल मत लेके आना भैया। कोई कह रहा है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को पसंद नहीं कर रही है, नहीं भैया, ये वाला काम मैं नहीं करता भैया, ठीक है? पर्सनल नहीं, किसी के मम्मी पापा या कुछ वो नहीं। हाँ, आपको कोई पोल साइंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा है, वहाँ मदद कर सकता हूँ मैं आपको, ठीक है ना? वहाँ मदद कर सकता हूँ। या आपको आगे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कहाँ कैरियर है, एमए करके क्या किया जा सकता है, बीए करके क्या किया जा सकता है, नेट जेआरएफ के बारे में पूछना है ना? पीएचडी एडमिशन के बारे में पूछना है, तो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है ना? ये कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों में मदद कर दूंगा। बाकी और चीज़ों में मेरे पास फ़ोन मत करना, ठीक है ना? व्हाट्सएप कर देना, मैसेज डाल देना, मैं आपको खुद ही कॉल बैक कर लूँगा, ठीक है? तो हम बात करेंगे चोट्टा चीन, च से चीन, च से चोर, बड़ा कितना बढ़िया है। तो ये है चीन, चीन का ये है आपका ये देश है, ये बनावट है चीन की, और ये चीन का फ्लैग है। चीन का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझेंगे कि भाई चीन क्या है, हमारा पड़ोसी देश है। क्या है? हमारा पड़ोसी देश है। तो समझते हैं थोड़ा सा। चीनी क्रांति 1949 में माओ, माओ मऊ लिख दिया, माओ है ये भैया, माओ है। कोई बात नहीं, इस चुट्टे का नाम गलत लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। माओ के नेतृत्व में हुई थी, माओ माओ द्वारा चीन में साम्यवाद की स्थापना की गई थी, ठीक है ना? तो माओ के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो मेरा WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में जो लेक्चर डाला होगा, इसका माओ के बारे में पढ़ लेना। चीन विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है ना, सबसे ज़्यादा आबादी है भाई, सबसे ज़्यादा आबादी है, बहुत सारा चीन है। चीन में बहुत आबादी है। भारत के बाद भारत दूसरे नंबर पे, चीन सबसे पहले नंबर पे। भारत और चीन के मध्य संबंध 1962 से तनावपूर्ण रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चोट्टा हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। हमने नारा दिया हिंदी चीनी भाई भाई, ये चोट्टा क्या किया, हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, और हमारे धोखे से किया वो भी, ठीक है ना? चीन साम्यवादी देश होने के साथ साथ एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति वाला देश है। मतलब ये क्या करता है, ये कब्जा करना चाहता है, ठीक है ना? ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति कि भाई कब्जा कर लो, जैसे आपका ये तिब्बत पे कर रखा है, ठीक है ना? क्या कर रखा है? तिब्बत पे कर रखा है, भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर रखा है। अब भारत और चीन के मध्य जो व्यापार होता है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, बहुत मोटा व्यापार होता है, और चीन इससे भी दबता है कि अगर भारत अगर व्यापार बंद कर देगा ना, तो मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों? भारत का बाजार बहुत बड़ा बाजार है। वर्तमान में चीन की गिनती विकसित देशों में होने लगी है। पहले 1949 में चुट्टा बहुत गरीब था, अब अमीर हो गया है, पैसे वाला हो गया है, तो आजकल पड़ोसियों की कदर नहीं करता है।
चाइना का सकल घरेलू उत्पाद ये है भैया, एक बार नज़र मार लेना, गूगल से किया हूँ, ढूंढा हूँ, गलती हो सकती है लेकिन ये इतनी जानकारी कोई नहीं देगा। मैं इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने गूगल कर करके जानकारी खोजी है, ठीक है ना। कहीं भी सारी जानकारी कहीं मिलना बड़ी मुश्किल है। यहाँ से 2 4 5 लाइनें मिल जाती थी एनसीईआरटी की बुक में, हो गया भाई, खत्म हो गया चीन का काम। लेकिन ये चीन की क्या है, मैंने ये जानकारी गूगल से निकाली है। और फिर अगर 5-6 साल पुरानी छपी हुई किताब है तो 5-6 साल पुरानी जानकारी। आज की डेट में 2021 में इतना हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है, 8.1, कितनी बढ़िया वृद्धि दर है। चाइना की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, देखो रे भैया इतनी है, बहुत अच्छी है, ज़्यादा है। चीन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है भैया, और सैन्य और आर्थिक शक्ति से भी संपन्न है ना। तो इसी वजह से, इन्हीं ताकतों की वजह से ये क्या करता है, ये अमेरिका के लिए एक चैलेंज उत्पन्न कर रहा है कि देख मैं भी ताकतवर हूं, है ना। और अमेरिका और भारत के नजदीकी का कारण भी चीन है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को भी पता चल गया है कि चीन चोट्टा को अगर कोई एशिया में मात दे सकता है तो वो कौन है, भारत है। वो कौन है, भारत है। भारत ही चीन को दबा सकता है, चीन का मुकाबला कर सकता है, चीन की ताकत पर अंकुश लगा सकता है। क्यों? भारत भी सैन्य में नंबर 1 है, सैन्य शक्ति में भारत भी नंबर 1 है, आर्थिक शक्ति में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और परमाणु संपन्न राष्ट्र, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र तो हम बन ही गए अटल वाजपेयी बिहारी के काल में, ठीक है। अब हमें चीन से डरने की जरूरत नहीं है। अगर चीन, अगर तू अगर परमाणु शक्ति का अगर हमें डर दिखाता है और हमारे ऊपर परमाणु शक्ति यूज करता है तो हम भी यूज कर देंगे। हम वही वाला हिसाब कि हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले मरेंगे, हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले मरेंगे। तो चीन के लिए ये एक वो है, चाहे वो नसीहत समझे चाहे धमकी समझे, कि हम तो मरेंगे, तुम्हें भी ले मरेंगे। क्यों? अगर तुम्हारे पास परमाणु हथियार है तो हमारे पास भी परमाणु हथियार है। कहां से छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे, हमारा वो है। तुम्हारे पास तो मिसाइल नहीं है, हमारे पास तो एक से एक मिसाइल है जो तुम्हारे एक एक कोने में घुस के मारेगी। कहा? एक एक, चीन के एक एक कोने में घुस के मारेगी। चीन 1949 के में आजाद हुआ था भाई, थोड़ा सा इसका पढ़ते हैं। और 1978 में चीन ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी। मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी मतलब अपने दरवाजे और देशों के लिए इसने खोल दिए थे कि भैया आओ, ये हमारे यहाँ से सामान खरीदो और अब हमारे यहाँ से सामान ले जाओ, ठीक है। इस एक प्रकार का मुक्त व्यापार। क्या होता है कि पहले ये बाहर के देशों से व्यापार नहीं करता था, ठीक है ना, बाहर के देशों से इसका कुछ लेना देना नहीं था, ये खुद ही बनाता था, खुद ही पैदा करता था और खुद ही खाता था। तो ये चीज थी। लेकिन जब तक तुम किसी को कोई चीज बेचोगे नहीं तो मुनाफा कहाँ से आएगा, आएगा ही नहीं, है ना। आप तो अपने ही देश के लोगों को बेच के कब तक उनसे मुनाफा कमाओगे। आप अगर सरकार अमीर होगी तो जनता गरीब हो जाएगी। लेकिन जब आप जनता से तो आपने खरीद लिया और आपने विदेश में बेच दिया तो आपकी जनता को भी फायदा हुआ, आपको भी फायदा हुआ, है ना। आपने जनता से 100 रुपए की चीज खरीदी, जनता ने 80 रुपए की चीज बनाई और आपने 100 रुपए में खरीद ली, तो जनता ने भी 20 रुपया कमाया और इस 100 रुपये को आपने बाहर 120 में बेच दिया तो 20 रुपये आपने भी कमाया, तो जनता भी कमाई, आप भी कमाए। तो ये व्यापार का ये लाभ होता है। तो इसने क्या मुक्त व्यापार की नीति लेके आया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मुक्त द्वार की नीति कौन लेके आया, तो देंग श्याओपिंग, देंग श्याओपिंग, ये नाम बड़ा मुश्किल है, याद रख लेना ठीक है, ये अजीब है, इस वजह से शायद याद हो जाएगा आपको, देंग श्याओपिंग, ठीक है ना। इसके पश्चात चीन का आर्थिक विकास आरंभ हो गया। यदि चीन का विकास इसी गति से होता रहा तो 1940 में चीन अमेरिका से आगे निकल जाएगा भाई। इसीलिए अमेरिका के लिए क्या है, सत्ता का एक नया केंद्र बन रहा है, सत्ता का नया केंद्र या सत्ता का नया विकल्प, सत्ता का नया विकल्प तैयार हो रहा है भाई इस वजह से, ठीक है ना। चीन की नीति के कारण उसका प्रभाव अन्य देशों पे भी पड़ रहा है ना। अब ये क्या करता है ना, आपका किसी का बंदरगाह खरीद लेगा, कुछ जमीन खरीद लेगा, वहां पे कोई काम चालू कर देगा, है ना। पाकिस्तान में सड़क बना रहा है और वहां पे क्या बोलते हैं, एक बंदरगाह खरीदा है श्रीलंका में, है ना। कर्ज दे देगा उसको कि ये ले कर्ज, तू अपना काम कर, फिर जब उससे बेचारे से कर्ज नहीं चुकाया जाएगा तो उसका गुलाम बन जाएगा। पाकिस्तान में क्या हुआ, यही तो हुआ है, पाकिस्तान अपने औकात से ज्यादा कर्ज ले लिया, अब वो ससुरा भर ही नहीं पा रहा है। अब भर नहीं पा रहा है तो अब क्या करेगा, उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, उसकी बात माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी नहीं माननी पड़ेगी, है ना। वहाँ पे चीनी जो कर्मचारी हैं, जो चीनी कर्मचारी कर रहे हैं पाकिस्तान में काम, वो धो धो के मारता है पाकिस्तान को। और वहाँ पे कई जगह तो ऐसा भी मामला उठ के आया है
जो वहाँ पे मानव अधिकारों का हनन हुआ है, मतलब वहाँ की लड़कियों को जबरदस्ती उठा लिए चीन लोगों ने, है ना। तो ये सारा ये चीन की जो का प्रभाव अपनी नीतियों के कारण ऐसा अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। अब चीन का मोटा मोटा इतिहास का अध्ययन कर लेते हैं। चीन की क्रांति 1949 में हुई थी माओ के नेतृत्व में, ठीक है, और साम्यवाद की स्थापना इसने कर दी थी। साम्यवादी व्यवस्था के बारे में समझना है तो इसमें क्या होता है कि सारा नियंत्रण राज्य के अंडर में आ जाता है, राज्य वर्ग विहीन उसकी स्थापना की जाती है, सारे संसाधनों पे गवर्नमेंट का नियंत्रण हो जाता है, राज्य का नियंत्रण हो जाता है, और राज्य आपके सार्वजनिक जीवन को ही नहीं व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है। राइट्स वगैरह कम होते हैं, कर्तव्य ज़्यादा होते हैं, और जिस तरह से यहाँ पे विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहाँ पे इन सब चीज़ों का अभाव है। बहुत सारा है साम्यवाद के बारे में, आपको वो तो आपको मेरा थ्योरी का लेक्चर देखना पड़ेगा, वहाँ पे समाजवाद और साम्यवाद है, तो वहाँ समझ सकते हो आप। माओ को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, कार्ल मार्क्स समझना पड़ेगा, कार्ल मार्क्स। दरअसल में ये जो चोट्टा है ना माओ, इसने कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है ना, उस सिद्धांत को ही इसने विकृत कर दिया है, विकृत कर दिया है ना। मिल जाए चोट्टा तो इसको, अगर ऊपर ही होगा, मार्क्स भी ऊपर ही होगा, माओ भी ऊपर होगा, तो बहुत मारा होगा इसको, बहुत मारा होगा कि साले तूने मेरे क्या बोलते हैं, मेरे जो सिद्धांतों को तूने तोड़ मरोड़ के इतना विकृत कर दिया है कि आज की डेट में साम्यवाद से ज़्यादातर देश दूर भागता है। इस समय चीन आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा हुआ देश था, और 1949 की बात हो रही है। साम्यवादी विचारधारा का संपर्क होने के कारण चीन का अन्य देशों से कोई संबंध नहीं था, ठीक है ना। साम्यवादी विचारधारा होने के कारण इसका अन्य देशों से संबंध नहीं था। चीन अपने ही संसाधन का प्रयोग करता था, ठीक है ना, मतलब खुद ही खाया, खुद ही बेचा आपस में ही। विश्व से व्यापार बहुत कम होता था, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का ही आयात किया जाता था। जब ऐसा होगा, विश्व से आप व्यापार नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, आपको बाहर देशों का पैसा आपके पास नहीं आएगा, तो आप क्या होगा, आपकी कमाई कम होगी, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपको नुकसान होगा, जिस कारण देश में विदेशी मुद्रा का अभाव था। चीन कृषि से प्राप्त मुनाफे को उद्योग में लगाता था, ये काम अच्छा करता था। ये कृषि से जो भी माल वाल बेचता था बाहर थोड़ा बहुत, उसका जो मुनाफा होता था उसको कहाँ लगा देता था, उद्योग में लगाता चला गया कंटिन्यूस। चीन इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन चीन में करने लग गया। अब इसने क्या किया कि यार बाहर से जो चीज़ हमें खरीदनी पड़ रही है ना भाई, अनाज वनाज वो सारी चीज़ तो पैदा कर लोगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर से मंगानी पड़ती हैं। तो चीन का दिमाग का बत्ती जला, उसने कहा कि भाई जो चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं उसको ना, उसका उत्पादन खुद चीन में ही शुरू कर देते हैं, है ना। तो क्या हो गया, इससे आत्मनिर्भर बन गया, ये आत्मनिर्भर बन गया, ये खुद ही बनाने लग गया। चीन में रोजगार की स्थिति भी अच्छी हो गई भाई, जब खुद ही कारखाना लगाया, उत्पादन करने लग गया, तो इससे रोजगार की स्थिति भी ठीक हो गई। अब उसकी आर्थिक विकास दर 5 से 6% की हो गई, परंतु तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या चीन के लिए एक समस्या और सिरदर्द बन रही थी, क्योंकि संसाधन भी तेजी से बढ़ रहे, लेकिन उससे ज़्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी। आने वाले समय में ये संसाधनों की कमी हो जाती। अब यहाँ का एक राष्ट्रपति है चाउ एन लाई, नहीं नाई नाई होगा, जो भी होगा, 1973। नाम भी तो बड़ा अजीब अजीब साल होगा। इसने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया, कृषि में आधुनिकीकरण किया, उद्योग में किया, सेना में किया, और प्रौद्योगिकी और विज्ञान में किया। तो भाई क्या हुआ कि सेना के अंदर इसने सेना के ऊपर ज़्यादा खर्च करना चालू कर दिया, नए नए अस्त्रों शस्त्रों को खरीदा, उद्योगों में नए नए तकनीक का प्रयोग किया, उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया, कृषि में भी यही कार्य उसने किया। तो इन सब करने से विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में सुधार किया, आधुनिकीकरण किया, तो इससे इसको बहुत फायदा हुआ। चीन ने 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपनाई, कि मतलब और देशों के लिए इसने खोल दिया कि भाई आओ। अब इसने क्या किया कि इसने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। क्या चरणबद्ध से, हमने क्या किया था, हमने एक बार में खोल दिया, आओ भाई इसमें भी सुधार, उसमें भी सुधार, हर एक चीज़ में कर दिया। लेकिन इसने क्या किया, इसने बड़ी समझदारी की, 1982 में खेती का निजीकरण किया, कि खेती को निजी हाथों में दे दिया, ठीक है ना। सरकारी हाथों में जो चीज़ें रहती है ना, तो वो उसका विकास नहीं होता है, लेकिन वही चीज़ अगर निजी हाथ में चली जाए तो तेजी से विकास होता है। जैसे दिल्ली के अंदर में आपका जो बिजली विभाग था, वो डेसू के नाम से जानते थे, सरकारी हाथ में जब तक था तो उसका विकास हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे इसको एनडीपीएल ने खरीदा, फिर बाद में टीपीडीडीएल हो गया,
तो जैसे ये निजी सेक्टर में गया, इसका विकास तेजी से हो गया। पहले 10 2-2 4-4 दिन तक लाइट आती नहीं थी, बिजली बहुत कम हुआ करती थी, चोरी ज़्यादा होती थी। लोगों की जिनका ज़्यादा बिल आता था वो जाके उनको सरकारी कर्मचारी को पैसा खिला के बिल माफ़ करवा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या 5-10 मिनट के लिए भी बिजली जाएगी तो जवाबदेही तय हो जाती है कि भैया बिजली क्यों गई है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बिजली चोरी क्यों हो रही है। तो ये सारी चीज़ों से बचा जाता है। तो उसी तरह से इन्होंने खेती में निजीकरण किया। फिर 1998 इन्होंने उद्योगों में निजीकरण किया कि उद्योगों को भी निजी सेक्टर में देना चालू कर दिया कि भैया आप भी जो निजी सेक्टर में लोग हैं वो भी उद्योग धंधे लगाओ, खाओ, कमाओ, ऐश करो। 2001 में चीन WTO में शामिल हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य ये भी बन गया। भारत से चीन के संबंधों की भी चर्चा कर ले तो भैया ये हमेशा से क्या है, पहले जो शुरुआत में आज़ादी के तुरंत बाद दोनों देशों ने हिंदी भाई चीनी चीनी का नारा लगाया। चीन और भारत के मध्य 1962 में युद्ध हुआ जिसमें भारत को पराजय का मुंह दिखना पड़ा। इसकी कसक अभी है, इसकी कसक है और इसका बदला भी लिया जाएगा। भारत और चीन के मध्य सीमा का विवाद है, ठीक है ना। तो इसने हमारे काफ़ी सारे एरिया पे इसने कब्जा कर रखा है। चीन ने अवैध रूप से तिब्बत पे कब्जा कर रखा है। दलाई लामा के मसले पे चीन भारत से खबा है क्योंकि दलाई लामा जो थे वो भारत में आके शरणार्थी के तौर पे शरण मांग ली थी। और ये दलाई लामा को क्या कहते हैं, दलाई लामा को ये क्या कहते हैं, एक प्रकार का उग्रवादी कहते हैं, ठीक है ना। उग्रवादी कहते हैं कि ये भड़काता है हमारे लोगों को और क्या करना चाहता है, विद्रोह करवाना चाहता है। तो जब दलाई लामा भारत आए तो इन्होंने शरण मांगी थी तो भारत मना नहीं कर सका क्योंकि भारत की संस्कृति ऐसी है, अहिंसा की है और अपने शरण में आए हुए लोगों को शरण देता है भारत, ठीक है। तो ये इस बात से खपा है कि तुमने हमारे एक शत्रु को यहाँ पे शरण दे रखी है और इसी कारण को बना के इसने युद्ध हमारे ऊपर थोपा। चीन ने पंचशील समझौते का उल्लंघन किया। तो भारत और चीन के बीच में एक पंचशील समझौता था, उसका इसने उल्लंघन किया। चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है, जो पाकिस्तान हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा लेके बैठा हुआ है और हमारे देश में ये आतंकवाद को फैलाता है, आतंकवाद फैलाता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। और क्या होता है, यूएनओ में जब भी पाकिस्तान को आतंकवाद देश घोषित करने के ऊपर चर्चा होती है ना, बिल आता है ना, आतंकवाद का बिल आता है ना यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये क्या करता है, चीन क्या कर देता है, वीटो लगा देता है, ले वीटो, असहमत, अब वो बिल उस पर चर्चा ही नहीं हो सकती। तो ये क्या है, ये पाकिस्तान का बाप बना हुआ है आजकल, ठीक है ना। ये पाकिस्तान का बाप बना हुआ है चीन की है तो पाकिस्तान चीन का लड़का बंदा सब छोटा छोटा होता है, पाकिस्तान सब बड़ा बड़ा है ना। लेकिन क्या है कि छोटा आदमी बड़े का बाप बना हुआ है आजकल। चीन की विचारधारा भारत की विचारधारा के विपरीत है और भारत की विचारधारा क्या है, अहिंसा पे आधारित है, सत्याग्रह पे आधारित है, क्षमा पे, दया पे, प्रेम पे, इन पे आधारित है। और चीन क्या है, क्रांति में विश्वास रखता है। चीन की भारत में जब भारत की आज़ादी किससे हुई थी, महात्मा गांधी ने कौन सा आपका जो आंदोलन छेड़ा था वो कैसा था, वो सत्याग्रह के ऊपर था, वो अहिंसा पे आधारित था, ठीक है ना। और चीन ने जो आंदोलन किया था वो कौन किया था, वो क्रांति कर दी थी उन्होंने, खून खराबा बहुत किया था, बहुत खून खराबा किया था। लेकिन भारत ने बिना खून खराबा किए ही आज़ादी प्राप्त कर ली। तो दोनों की विचारधाराओं में बहुत अंतर है, ठीक है ना। अब इनके बीच जो पंचशील समझौता हुआ था उसके 5 सिद्धांत हैं, वो देख लो। दोनों राष्ट्र एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, तो ये पहला था। दोनों राज्य एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, मतलब कोई भी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। हम दोनों हिंदी चीनी भाई हैं तो फिर क्यों आक्रमण करेंगे। दोनों राज्य एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भाई चीन के अंतर्गत जो अपना घरेलू मसला है वो अपना सुलटाएगा, मैं अपना सुलटाऊंगा, कोई एक दूसरे के घरेलू मसले में दखलंदाजी नहीं करेगा। दोनों देश एक दूसरे की समानता का सम्मान करेंगे, ठीक है ना, कि भाई तुम भी समान हो, हम भी समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के मामलों में शांतिपूर्वक व हस्तक्षेप की नीति का पालन करेंगे, ठीक है ना। तो शांतिपूर्वक रहेंगे और हस्तक्षेप रहेंगे। लेकिन क्या इसका पालन किया, ये गया कचरे के खेत में, साले ने आक्रमण कर दिया हमारे ऊपर, ठीक है। अब आते हैं रूस। रूस की स्थिति देख लो, हमारे बिल्कुल ठीक उत्तर में है ये बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया, कितना बड़ा देश है। इसकी ये इतनी बड़ी जो भौगोलिक स्थिति है ना, ये इसे एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पेश करती है ना। चाइना ये रहा। अगर आप इसको अगर वर्ल्ड के नक्शे पे देखोगे ना तो ये रहा रूस, सबसे बड़ा देश है भाई, सबसे बड़ा देश है।
रूस अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा देश है और पूरे एशिया महाद्वीप में भी सबसे बड़ा है भैया, है ना, सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश है तो जो जिसके पास ज़्यादा भूमि होगी तो वो भी तो एक प्रकार से ताकतवर ही हुआ, क्योंकि अब तो पहले जैसा तो है नहीं कि घोड़े दौड़ाना या पैदल सेना को जाना है। अब तो रेलगाड़ी, हवाई जहाज, मिसाइल्स वगैरह संचार के इतने साधन हो गए हैं कि दूरियां सिमट गई हैं। क्या हो गई हैं? दूरियां सिमट हो गई हैं। तो ऐसे में बड़ा क्षेत्रफल होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आज से आप 300-400 साल पहले जाते हो तो सब संचार सुविधा नहीं थी। अगर देश के किसी कोने में विद्रोह हो जाए तो इधर से सेना जब तक उधर जाती थी तो वहां पे जब तक कवर करती थी तो दूसरी जगह विद्रोह हो जाता था, फिर वहां जाओ तो वहां से ऐसे ऐसे बड़ी दिक्कत होती थी, प्रशासन चलाने में बड़ी दिक्कत होती थी। ये कितना देखो, इसका ये साइज है 1,70,98,245 वर्ग किलोमीटर जितना बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा है भाई। अभी इतनी भूमि है इसके अंदर, इतना ये जल मतलब समुद्री तट है। आप देख लेना, सकल घरेलू उत्पाद जो है इसका इतना ट्रिलियन यूएसडी डॉलर है। प्रति व्यक्ति आय देख लो भैया, बढ़ गई यहाँ पे इसकी, ठीक है ना, बढ़ गई ना, चाइना से बढ़ गई। रूस विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसके ऊपर बाहरी ऋण बहुत कम है। इसके ऊपर ऋण बहुत कम है, ना के बराबर ऋण है, कर्जा नहीं है। जिसके ऊपर कर्जा नहीं है उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ गई। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस जो है वो सोवियत समाजवादी का जो ना उत्तराधिकारी बन के निकला है, ठीक है ना। क्यों? सोवियत संघ का विघटन हो गया, सारे देश अलग हो गए, तो उसका उत्तराधिकार किसको दे दिया गया? रूस को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ये आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से और क्षेत्र वाइज ये सबसे ज्यादा वो था, शक्तिशाली था। रूस के पास खनिजों, प्राकृतिक संसाधनों, गैस, तेलों आदि का प्रचुर भंडार है। तो इसका इन सब चीजों का बहुत है भैया। ये जिनके पास है वो वैसे ही अमीर हो गया। गैस, तेल वाले देश बहुत अमीर हैं, उसे विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाते हैं ये भाई। रूस एक आधुनिक शस्त्रों, सेनाओं और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र है। तो इसके पास एक बहुत मजबूत सेना है, आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं और क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। रूस सुरक्षा परिषद का क्या है, स्थायी सदस्य है ना, क्या है, स्थायी सदस्य है। तो क्या है, इससे स्थायी सदस्य है, तो इसका भी हमें बेनिफिट, इसका हमें भी बेनिफिट मिलता है। ये क्या है, ये भी वीटो लगा देता है। जैसे पाकिस्तान के फेवर में, पाक के फेवर में चीन वीटो लगाता है, वैसे ही भारत के फेवर में कौन, रूस वीटो लगा देता है। ले भाई वीटो, ले वीटो, ऐसा मत। सबसे ज्यादा वीटो का अगर कोई यूज किया है तो वो रूस किया है। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग कौन किया है, तो रूस किया है। रूस लंबे समय तक अपने मुख्य उत्पादों मसलन कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, कोयला, धातु का निर्यात मुख्य रूप से यूरोप को ही करता था। किसको करता था? यूरोप को करता था। आप नक्शे में अगर देखोगे, है ना, तो ये रहा रसिया और ये रहा यूरोप, ये है ना यूरोप। तो इसको व्यापार करने में इसको आसानी होती थी, यहाँ व्यापार करने में इसको बड़ी आसानी होती थी। और बदले में क्या लेता था रे भाई? यूरोप से रूस और अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने वाली मददगार मशीन लेता था, उपकरण, ये सारी चीज लेता था। तो ये एक चीज है, ये भी रूस को क्या करती है, एक विकल्प बनाती है, एक सत्ता का एक केंद्र बनाती है। किसके अगेंस्ट? अमेरिका के अगेंस्ट। अब जापान देखो दोस्तों, जापान सबसे छोटा देश है भाई, सबसे छोटा देश है। क्या है? सबसे छोटा देश है। ये देखो, ये जापान का झंडा है। जापान का कुल क्षेत्रफल कितना है आपका, ये देख लो, ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा ही है। 3,77,975 वर्ग किलोमीटर है। जापान की जनसंख्या है भैया, ये तो बहुत कम है। ये बहुत कम जनसंख्या है, इतना तो हमारा शायद यूपी का हो सकता है इतना यूपी की जनसंख्या हो, है ना। जापान की प्रति व्यक्ति आय देख लो रे भाई, इतना पीपीपी डॉलर हो गया, ये और बढ़ गया। जापान का सकल घरेलू उत्पाद लाख करोड़। जापान एक अत्यधिक विकसित बाजार अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। प्रौद्योगिकी के मामले में जापान अत्यधिक विकसित है, बहुत अच्छी प्रगति है। इसके बहुत सारे ब्रांड जो हैं पूरे विश्व में आपका वो कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ये जापान G7 और G20 देशों का ग्रुप का सदस्य है, ठीक है ना, विकसित देशों का संगठन है ये। जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान के पास विदेशी मुद्रा का भंडार है। क्यों? ये बेचता ज्यादा है। क्या करता है? बेचता ज्यादा है, खरीदता कम है।
कम है। और बेचता क्या है? ये कृषि उत्पाद नहीं बेचता रे भैया, कृषि उत्पाद नहीं बेचता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचता है। ये आपका मोटर गाड़ी, टोयोटो वगैरह, इस तरह से कार वार, ये सब वहीं के हैं, सब ये सब सुजुकी वगैरह ये सब वहीं के हैं। तो ये इस तरह की चीजें बेचता है। आप आप अनाज बेच रहे हो, उससे कितना कमाओगे, लेकिन आप इस तरह का कोई वाहन बेच रहे हो, आप 70 लाख की, 80 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की गाड़ी बेच रहे हो, तो आप देखो ना, आप कितना फर्क आ रहा है। एक यूनिट बेचने में कितना फर्क आ रहा है। तो वो चीज बेचता है। जापान अधिकतम, अब जापान का जो अधिकतर क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे वैसे भी कृषि से संबंधित कुछ पैदा होना नहीं। तो ये चीज जापानियों को ना को सोचने पे मजबूर करती है कि भाई हमें करना क्या है। अब हमारे पास अनाज वनाज ये सब चीज तो हो नहीं सकती ज्यादा, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी चीज बनानी है जिससे हमें और ज्यादा कमाई हो सके। तो इन्होंने आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स पे बहुत ध्यान दिया। जापान में 200 से अधिक ज्वालामुखी है यहाँ पे, और ये क्या है, भूकंप वाला देश है, भूकंप आते ही रहते हैं। आप वहां पे बैठ जाएंगे तो कम से कम दिन में 15, 20, 25 झटका महसूस कर लेंगे। आप डर जाएंगे। हम लोग वहां पे जाके रहेंगे तो हम लोग भाग जाएंगे, डरा जाएंगे, बार बार सड़क पे ही भागते रहेंगे कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। लेकिन जापानियों को आदत है, वो झेलते रहते हैं, हर रोज हरदम भूकंप आता रहता है वहां पे। अब कुछ और इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जापान की हार के बाद यूएसए ने देश पर कब्जा कर लिया। भाई जिन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पे बम फेंक दिया था, तबाह हो गया था हिरोशिमा नागासाकी। जापान ने हाथ जोड़ लिया कि अरे भैया अब मैं नहीं करूंगा युद्ध, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान हुआ था। आज भी वहां की इस चीज का प्रभाव वहां पे पड़ता है, ठीक है ना, जो वहां पे परमाणु बम फेंका गया, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे उसका जो रेडिएशन है ना वो बड़ा खराब है। कुछ आदमी तो तुरंत मर जाएगा, कुछ रेडिएशन से मर जाएगा। जैसे अब एक परमाणु अस्त्र आप फेंका तो क्या होगा कि उसमें से ब्लास्ट होगा, जहरीली गैसें निकलेंगी, गर्मी निकलेगी, 300 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा 10 किलोमीटर के एरिया में। जैसा परमाणु बम होगा, जितना पावर क्षमता वाला, वहां पे लोग तुरंत झुलस झुलस के मर जाएगा। उसके बाद जब परमाणु बम फटता है तो क्या बोलते हैं, एक दबाव उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जैसे आप दौड़ रहे हो तो आपको पीछे से कोई धक्का मार दे तो आप मुंह के बल गिरोगे, है ना। तो वैसा दबाव उठता है, वो दबाव का लेवल बहुत ज्यादा होता है, इतना लेवल होता है कि बिल्डिंग गिर जाएगी, आसपास की बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक है, आदमी गिर जाएगा, जमीन पे मर जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि उसमें से वो निकलता है, रेडिएशन निकलता है, ठीक है ना, रेडिएशन निकलता है। वो रेडिएशन बड़ा खराब होता है, उसमें आप क्या होगा, आप मर जाओगे, और बच भी गए तो आपकी आने वाली नस्लें खराब हो सकती हैं। तो ये सारा चीज था, तो इसका बहुत तगड़ा फर्क पड़ा था। अब सैन फ्रांसिस्को संधि के हस्ताक्षर किए गए, जिसके औपचारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त समझा गया, और साथ ही यूएस और जापान पारस्परिक सुरक्षा संधि किया गया। अब भाई इसके तहत क्या हुआ ना, एक 10 वर्षीय नवीकरणीय समझौता हुआ, जिसमें रेखांकित किया गया कि कैसे जापान अपने शांतिवादी सिद्धांतों के आलोक में अमेरिकी सेना को जापान पर बने रहने की अनुमति देगा, और जापान द्वारा संप्रभुता प्राप्त करने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने अपने देश सैनिकों को देश में बने रहने दिया। एक प्रकार से इन्होंने समझौता कर लिया कि भैया जापान के अंदर जो है ना अमेरिका की सेना रहेगी और जापान को सुरक्षा देगी। जापान ने कहा कि भैया अगर कोई मेरी, जब उस युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने कहा अगर कोई देश मेरी सुरक्षा का जिम्मा लेता है तो भैया मैं ये मैं सैनिक रखूंगा नहीं, मैं बम गोला बारूद हथियार नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उस समय जापान ने भी बड़े खतरनाक खतरनाक हथियार बनाए थे। लेकिन वो समझ गया था कि भाई हथियारों से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, हथियारों से कुछ नहीं मिलता है। तो उसने कहा कि भैया अगर मेरी सुरक्षा करता है तो मैं सैनिक नहीं रखूंगा। लेकिन चूंकि जापान की जो स्थिति है ना वो कहाँ है, वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जापान यहाँ पे है। कहाँ पे जापान, यहाँ पे, ठीक है, रूस के बगल में, रसिया के बगल में है। क्या है, रसिया के बिल्कुल बगल में है। तो अमेरिका 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 को आसानी होगी, अमेरिका यहाँ से रूस पे तो नजर नहीं रख सकता है ना, कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता है, बहुत दूर पड़ेगा। तो अमेरिका ने तैयार हो गया कि भैया हम तुम्हें अपनी आर्मी दे रहे हैं, अब तुम हमारे उसमें रहो, चिंता मत करो, हम तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं। तो अमेरिका की सेना यहाँ पे रहती है, और अमेरिका को फायदा क्या होता है कि यहाँ से रूस पे तो नजर रखी जा सकती है, यहाँ से चाइना पे भी नजर रखी जा सकती है, क्या है, चाइना पे नजर रखी जा सकती है। तो उस तरह से ये करार हुआ था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब इस तरह से आपने यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान की रक्षा करने का वचन दिया, जिसमें देश में एक बड़ी सैन्य
उपस्थिति बनाए रखने के बदले में शांतिवादी अपनाया। जापान में 80 से अधिक अमेरिकी सैनिक सुविधाएं हैं। चलो तो ये हो गया आप लोगों का दोस्तों, समझो ठीक है ना। इस वजह से ये अपनी अर्थव्यवस्था के दम पे है ना, विश्व में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है ये, और ये भी क्या कर रही है, ये टक्कर दे रही है। अब दक्षिण कोरिया देख लो दोस्तों, दक्षिण कोरिया, ये पगला जो है ना उत्तर कोरिया का बादशाह, उसके बिल्कुल दक्षिण में है ये कोरिया, साउथ कोरिया। ये भी अमेरिका की उसमें है। अमेरिका की सेना यहाँ रहती है भाई, अमेरिका की सेना यहाँ पे रहती है। दक्षिण साउथ कोरिया में अमेरिका की सेना रहती है, जैसे जापान में रहती है वैसे यहाँ पे रहती है। पगला जो है ना उत्तर, ये नॉर्थ कोरिया वाला बोला, नॉर्थ कोरिया जो है उसका जो राजा है वो पगला है, तानाशाह। आपको दिखाता हूं, यहां पे है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ये देखिए नक्शे में, ये रहा नॉर्थ कोरिया और ये रहा साउथ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया से ना यूनाइटेड नेशन का झगड़ा है, बहुत तगड़ा झगड़ा है। और चाइना जो होता कहता है, वो कहता है नॉर्थ कोरिया से कहता है उत्तरी कोरिया से, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये नॉर्थ कोरिया धमकी देता है अमेरिका को, परमाणु बम गिरा देंगे, परमाणु बम गिरा देंगे, धमकी देता है अमेरिका को। अमेरिका कहता है तू परमाणु बम गिरा देगा, हमारे ऊपर गिरा देगा परमाणु बम। अमेरिका को लगता है ये तो हमसे बहुत दूर है, कैसे गिरा देगा, तो तुम्हारे ऊपर गिरा देगा परमाणु बम। कहता है तुम्हारे ऊपर नहीं गिराएंगे, जापान पे गिराएंगे, दक्षिण कोरिया पे गिरा देंगे और ताइवान पे गिरा देंगे। क्या करेंगे, ताइवान पे गिरा देंगे, उतना दूर नहीं गिरा सकते लेकिन हम इस पे गिरा देंगे, जापान पे गिरा देंगे, इस पे गिरा देंगे, इस पे गिरा देंगे। कहेगा अगर तू हमारे बारे में जरा भी अगर कुछ करेगा, है ना, उत्तर कोरिया कहता है अमेरिका तू हमारे बारे में जरा भी कुछ करेगा तो हम गिरा देंगे। एक्चुअली पहले ये एक था और इसमें विद्रोह हुआ, तो इस दक्षिण वाले भाग का अमेरिका ने समर्थन कर दिया था, और इसका दो टुकड़ा करवाने में इसका अमेरिका का ही हाथ है। तो ये कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम इस पे बम गिरा देंगे, एक परमाणु बम इस पे गिरा देंगे, एक परमाणु बम इस पे गिरा देंगे, तो दक्षिण कोरिया को सफाया कर देंगे, आपका जापान का सफाया कर देंगे। तो ये इसका बीच में चलता रहता है। अब ये बेचारा कहता है जापान ये, और आपका ताइवान कहता रहता है कि अगर यहाँ से अगर अमेरिका की सेना चली जाए तो ये पगला पागल हो जाएगा और हम लोगों को दबा देगा, और अगर सेना नहीं जाए तो पगला धमकी देता रहता है कि भैया बम गिरा देंगे, परमाणु उसका युद्ध ही चालू होता है परमाणु से। हिंदुस्तान पाकिस्तान चीन का चालू होता है बंदूक से, गोली से, उसका चालू होता है परमाणु बम से। वो छूटते ही परमाणु बम, क्या परमाणु बम, पगला है एक नंबर का। दक्षिण कोरिया का क्षेत्रफल देख लो रे भाई, बहुत ज्यादा नहीं है, 38,690 वर्ग मील में है। दक्षिण कोरिया की जनसंख्या 5.17 करोड़ है 2021 के अनुसार। दक्षिण कोरिया का सकल घरेलू उत्पाद है 1.8 लाख करोड़ यूएसडी 2021 के अनुसार। दक्षिण कोरिया प्रति व्यक्ति आय, ये देख लो भैया, बढ़ गई, और बढ़ गई है ना। कि कोई राष्ट्र मजबूत तब होता है जब वहां की प्रत्येक जनता मजबूत होती है, जब उनकी सारी जरूरतें पूरी होगी, उनके पास खूब धन होगा, तो वो राष्ट्र अपने आप से नंबर 1 हो जाएगा। अगर वहां की जनता गरीब है तो फिर वो राष्ट्र ऊपर नहीं हो सकता। राष्ट्र आखिर बनता किनसे, लोगों से ही तो बनता है, हम लोगों से ही बनता है ना, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। जब जनता ही नहीं है तो फिर राष्ट्र क्या है चीज का। दक्षिण कोरिया की गिनती विकसित देशों में होती है। दक्षिण कोरिया उच्च आय वाला देश है, तो ये बातें याद रखना। उत्तर कोरिया का साथ रूसी और चीनी सेना ने दिया था। 1953 में जब युद्ध खत्म हुआ तो 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, ठीक है ना। तो इस उत्तर कोरिया का साथ कौन दिया, रूस दिया, चीन दिया, और दक्षिण कोरिया का कौन दिया, अमेरिका दिया, अमेरिका, है ना। और यही हेल्प करने के माध्यम से वो दक्षिण कोरिया में क्या बना रखा है, अपना सैन्य अड्डा बना रखा है, सैन्य अड्डा बना रखा है, ठीक है। जापान में भी सैन्य अड्डा बना रखा है। और क्या होता है, तो इसी वजह से ये धमकी देता है उत्तर कोरिया धमकी देता है कि बम गिरा देंगे। किस पे गिरा देंगे रे भैया, दक्षिण कोरिया पे गिरा देंगे और एक जापान पे गिरा देंगे, ठीक है ना।
अमेरिका ने इसे लिमिटेड वार कहा क्योंकि इसमें कोरिया प्रायद्वीप से आगे, इसको लिमिटेड वार कहा क्योंकि ये कोरिया द्वीप से आगे नहीं बढ़ा, ठीक है ना। हालांकि इसमें चीन, रूस और अमेरिका भी शामिल थे, लेकिन ये उससे आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 28,500 सैनिक कोरियाई युद्ध के बाद तैनात रहे। तो ये इतने सैनिक तैयार रहे, शायद अभी भी काफ़ी सारे सैनिक वहाँ पे तैयार हैं। पूरा का पूरा वहाँ पे अपने हथियारों की भी सजावट उसने कर रखी है। फ़ायदा क्या होता है कि चीन पे भी नज़र रख सकता है, वहाँ से उत्तर कोरिया के ऊपर भी नज़र रख सकता है और रूस के ऊपर भी नज़र रख सकता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो अब इसने इसके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पारस्परिक रक्षा संधि कर रखी है 1953 में, जिसमें अमेरिकी सैनिकों के लिए एक बड़ी टुकड़ी देश में तैनात रहती है इसकी। अब ये देश है, इन देशों को, जापान को और ये क्या बोलते हैं दक्षिण कोरिया को, यहाँ पे सेना किसकी? अमेरिका का। अमेरिका सिरदर्दी ले रखा है इनकी सुरक्षा की। तो क्या है, सैनिक खर्चा तो करना ही नहीं है इनको, अपना उद्योग लगाओ, धंधा लगाओ, पढ़ाओ लिखाओ, आगे बनो। यहाँ हिंदुस्तान को क्या करना पड़ता है, साला चीन और पाकिस्तान चुट्टा से सुरक्षा भी करनी पड़ती है और उद्योग धंधों पे और विकास पे भी काम लगाना पड़ता है। अगर वही जो पैसा हम सैन्य खर्च में लगाते हैं इतना मोटा, अगर वो हम अगर अपने देश में अपने विकास पे लगाते तो हम अगले 10 साल में हम भी क्या हो जाएंगे, आपका टॉप 5 देशों में हमारी गिनती हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। इजराइल का नक्शा देखो रे भाई, इजराइल है कहाँ? बहुत छोटा सा देश है इजराइल। ये देखने में कद में छोटे हैं, लेकिन इनकी प्रति व्यक्ति आय, इनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। इनकी प्रति व्यक्ति आय और इजराइल वो सब बहुत मजबूत है। ये इसका झंडा है। ये अरब देशों के बीच में है, ठीक है ना, तेल वाले देशों के बीच में रे भाई। इजराइल का क्षेत्रफल कितना है ये देख लो भैया, ये गूगल से निकाला है, ऐसा होता नहीं है, पता नहीं क्या है ये, दो दे रखे थे इन्होंने, लेकिन ठीक है, आपको याद रखना है। और इसकी जनसंख्या कितना है? 1 करोड़ भी नहीं है भैया, 1 करोड़ भी जनसंख्या नहीं है भाई, 1 करोड़ भी जनसंख्या नहीं है इसकी, ठीक है ना। ये बहुत फर्क पड़ता है। तो क्षेत्रफल छोटा है लेकिन जनसंख्या भी इसकी बहुत कम है। इसका सकल घरेलू उत्पाद इतना बिलियन है, ठीक है ना। ये अनुमानित है। अनुमानित क्यों है कि भाई ये 2022 ही अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो अनुमान लगा के इन्होंने दे रखा है वेबसाइट पे, गूगल पे। और प्रति व्यक्ति आय ये देखो बढ़ गए भैया, लेकिन ये भी क्या है, अनुमानित है, PPUSD डॉलर, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था इजराइल को आर्थिक और औद्योगिक विकास में दक्षिण पश्चिमी एशिया में के मध्य पूर्व में सबसे उन्नत देश माना जाता है। अब अर्थव्यवस्था के लिहाज से ना दक्षिण पश्चिमी एशिया में और मध्य में ये सबसे उन्नत देश माना जाता है। इजराइल के अत्याधुनिक विश्वविद्यालय, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, देखो भैया कहाँ खर्चा कर रहा है। देश की उच्च प्रौद्योगिकी उछाल तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है। तो भैया आप अगर शिक्षा पे खर्च करोगे ना तो आप आगे बढ़ोगे। और अगर पाकिस्तान चुट्टा की तरह राइफल, बंदूक ये सब बनाने में, कट्टा बनाने में ध्यान दोगे तो आपकी अर्थव्यवस्था नीचे ही जाएगी। इजराइल अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा तथा गुप्तचर मामलों में नंबर 1 है भैया, ठीक है ना, नंबर 1 है, अत्यंत आगे, ठीक है ना। भारत के संग बहुत सारे इसके वो हो रखे हैं, समझौते हो रखे हैं। 21वीं शताब्दी में इजराइल विश्व की एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, ठीक है ना। शक्तिशाली, छोटा सा राष्ट्र है लेकिन बहुत पावरफुल होते जा रहा है ये। इजराइल प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता के सिद्धांत से मार्गदर्शक है, मतलब विपरीत स्थितियों में निरंतर रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता का सिद्धांत किसका मार्गदर्शक है? तो आपको रखना है इजराइल का। एक छोटा सा यहूदी राष्ट्र है, एक छोटा सा एकमात्र यहूदी राष्ट्र है, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है भैया, अमेरिका तक को चैलेंज करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, अब भारत, हमारा भारतवर्ष, भारत माता की जय, है ना, मेरा भारतवर्ष सबसे प्यारा भारतवर्ष। अब इसका भी एक बार हम वर्णन करेंगे। नक्शे में स्थिति देखो रे भाई, एक बार इसकी स्थिति देख लो, बहुत चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी नक्शे से ही। भारत का क्षेत्रफल देखो, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में बैठा हुआ है। एशिया में भारत की महत्वपूर्ण और सुदृढ़ स्थिति है, जो पूरे विश्व की राजनीति में हमें क्या है, हमें एक विशेष दर्जा प्रदान करती है। भारत उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है साथियों।
आप देख सकते हैं नक्शे में, देखिएगा ये सारा हिमालय पर्वत है, यहाँ पे सारा हिमालय पर्वत है हमारा, ठीक है ना, ये सारा हिमालय पर्वत बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरब सागर है और इधर हिंद महासागर है। तो ये विशेष स्थिति, इधर से अगर किसी पर हमें हमला करना है तो समुद्र में से आना पड़ेगा, ठीक है ना, समुद्र में से आना पड़ेगा, ठीक है। इधर से कोई आ नहीं सकता, हिमालय पर्वत पार करना पड़ेगा। यहाँ जरूर पाकिस्तान के संग वो है, एक तरफ थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन हमें तीन तरफ से प्राकृतिक सुरक्षा मिल जाती है। तीन तरफ से तो हमें समुद्र से सुरक्षा मिल जाती है और एक तरफ से हमें हिमालय पर्वत हमें सुरक्षा प्रदान कर देता है। और हम कहाँ हैं, आप पूरे एशिया में देखोगे तो हम पूरे सेंटर में हैं। कहाँ पे, सेंटर में। इधर से इधर आसियान देश हैं, इधर रसिया और चीन है, इधर क्या बोलते हैं, इधर यूरोप है और इधर क्या है आपका आपका अफ्रीकी देश है। तो हमारी स्थिति कहाँ है, बिल्कुल मध्य में है। हमारी स्थिति सबसे मजबूत और निर्णायक और अच्छा रोल अदा करने वाली उसमें है। हिंद महासागर में हमारी स्थिति हमें बहुत मजबूती देती है। किसी को भी आना है तो हिंद महासागर से अगर व्यापार करना है तो भारत की बात को मानना पड़ेगा, है ना, भारत के नीचे दब के रहना पड़ेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि सातवां बड़ा देश है भैया, सातवां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो एक अत्यधिक क्षेत्रफल हमारे पास है। 20वीं सदी में भारत एक उदीयमान वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद इतना ट्रिलियन डॉलर है, प्रति व्यक्ति आय जरूर कम है भाई, ठीक है ना। और अगर आप इसको अगर ढंग से अगर देखोगे, ये तो एग्जैक्ट नहीं होती है, अगर आप देखोगे तो यहाँ अभी भी गरीबी या शिक्षा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, हम बढ़े नहीं हैं, हम अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत इतनी अच्छी है तो अंजाम और खतरनाक होगा। भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया रे भाई, और 5वें नंबर पे पहुंच गया। तो कितनी, कौन सी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, ये 2009 की रिपोर्ट है, 2009 की रिपोर्ट लगाई है भैया मैंने। भारत 14 लाख सक्रिय कर्मियों की ताकत और इतना आपका 49.6 अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ चौथे स्थान पे है ना। क्या है, सैनिक होगा ये, शायद सैनिक होगा, शायद सैनिक। रक्षा बजट पे हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं भैया, है ना। और तो हम सैन्य शक्ति में कौन से स्थान पे हैं, चौथे नंबर पे। सैन्य ताकत में हम चौथे नंबर पे हैं, और हम उसमें कौन से आपका अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमें खाने पीने की चिंता नहीं है। और हम भारत उद्योग धंधों में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हो गए। तो अब चीन वाले हमको धमकी मत देना, धमकी मत देना, तुम्हारे पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी परमाणु बम है, हम भी तैयार हैं, आ जाओ। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है भैया, बहुत सारी विभिन्न देशों की बहुत सारी संस्कृतियां हैं यहाँ पे, और सारी संस्कृति आपस में मिलजुल के रहती है, भाईचारे से रहती है, प्रेम से रहती है, ठीक है। जब जरूरत पड़ती है ना, चीन के साथ या पाकिस्तान के संग या किसी और के संग मैच होता है, तो हमारा एक ही नारा होता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, है ना। हो सकता है हम अपना यूपी का आदमी है वो अलग त्यौहार मनाता है, कर्नाटक का, केरल का, गुजरात का, कलकत्ता का आदमी अलग अलग तरीके से अलग अलग रीति रिवाजों से पूजा करता है, परंपराएं का पालन करता है। लेकिन जरूरत पड़ती है तब हम एक आवाज में एक साथ खड़े हो जाते हैं, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, है ना, है कि नहीं है। भारत ने लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई है भैया, ठीक है ना, साम्यवादी प्रणाली अपनाई नहीं है, लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई है, जिसमें सभी के हितों का ध्यान रखा जाता है, विचार विमर्श की स्वतंत्रता होती है, और बहुत सारी लोकतंत्र की खूबियां हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता। आपको देखना है तो मेरे बाकी वीडियो जाके सर्च करो, देखो। भारत का प्रयास क्या है भैया, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास है, ठीक है ना। और मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट हमने चालू कर दिए हैं, जिससे हम क्या कर सके, आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सके। भारत आय से अधिक अब निर्यात पर बल दे रहा है कि भैया अब खरीदना नहीं है, खरीदना नहीं है, अब बेचना भी है, बेचना भी है। और भारत ने हथियारों की भी बिक्री चालू कर दी है, हथियारों की, ताकि ज्यादा से ज्यादा मोटी कमाई हो सके। तो ये सारी चीजें हैं। इन सब चीजों के कारण क्या है कि भाई एक सत्ता के नए केंद्र उभरते जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सत्ता के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। तो यही सारी चीजें हमने चर्चा की। सत्ता के केंद्र दो उसमें बन रहे हैं, मैंने दो चीजों में आपको समझाने की कोशिश की है, एक बार फिर बता देता हूं।
है ना। क्या था? सत्ता के नए केंद्र। नए केंद्र, यही था ना। तो ये दो दो हमने समझा। एक तरफ तो था क्षेत्रीय 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 सहयोग सहयोग संगठन थे, और दूसरी तरफ क्या थे? कुछ देश थे, है ना, कुछ राष्ट्र थे। देश या राष्ट्र, राष्ट्र या राज्य थे। तो कौन कौन सा हमने समझा? हमने क्या समझा? आसियान समझा, आसियान। हमने ब्रिक्स समझा, हमने सार्क समझा, हमने यूरोपियन यूनियन है ना, है ना। ये किसको चुनौती दे रहे हैं? अमेरिका को। सत्ता का एक केंद्र बनता जा रहा था अमेरिका। अब अमेरिका सत्ता के कई सारे केंद्र बन रहे हैं। देश में कौन कौन था? जापान, रूस, भारत, इजराइल, है ना। और कौन सा था? भारत, रूस, इजराइल, चीन। तो इनको हमने समझने की कोशिश की, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने ये समझा। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या जी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही नहीं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। एक पार्ट आज अपलोड हो जाएगा, एक पार्ट कल अपलोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से बोलते हैं भारत माता की जय, और क्या बोलते हैं, जय हिंद। आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही।